हेलो बच्चों, आज हम लोग 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर है ये मेमोरी बेस्ड है, तो ओरिजिनल पेपर और इस पेपर में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकता है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ये टनल दे रखी है और टनल की जो लेंथ है वो 60L है। यहाँ पे दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन बी की लेंथ दे रखी है 4L और ट्रेन ए की लेंथ दे रखी है L। अब ये कह रहा है कि ट्रेन बी को इसमें गुजरने से, टनल में से गुजरने में, और ट्रेन ए को टनल में से गुजरने में जो भी टाइम का डिफरेंस आ रहा है वो 35 सेकंड का आ रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द टनल बताओ। तो जो डाटा दिया हुआ है उसी से करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर ट्रेन समय कौन ज्यादा लेगी, समय लेगी ट्रेन बी, क्योंकि ये हल्की स्पीड से जा रही है। तो इसका समय देखते हैं, ट्रेन ए का, ट्रेन बी का समय देखते हैं वो कितना आएगा। 4L प्लस जो टनल की लंबाई है 60L डिवाइड बाय जो इसकी स्पीड है 20 माइनस L प्लस 60L डिवाइड बाय 30, और ये आ रहा है हमारे पास 35 सेकंड। तो इससे जब तुम कुछ सॉल्व करोगे तो इससे हमारे पास L आ जाएगा। L की वैल्यू जो आएगी उसको 60 टाइम्स ऑफ L करोगे, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 1800 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये तुम कर सकते हो आराम से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक ये पाइप दे रखा है, इस पाइप में यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ वेलोसिटी V2 60 दे रखी है। तो तुमसे पूछ रहा है कि P1 और P2 में डिफरेंस बताओ प्रेशर का, मतलब P1 माइनस P2 बताओ। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लगाएंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 यहाँ पे लगाया मैंने। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 जो है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सारी सेंटीमीटर में ले लेते हैं यूनिट। और वेलोसिटी V1 मुझे नहीं पता है। एरिया ऑफ A2 है 25 मिलीमीटर, यानी इसको लिखूंगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या करो, 1 से 2 के बीच में बर्नौलीज लगाओ। अच्छा, ये एक सेम लेवल पर है तो रो GH वाली टर्म जो बर्नौली में आएगी 1 और 2 पे दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सिर्फ हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, प्रेशर एट 1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर ऑफ 2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 पूछा है, रो तुम 1000 लिख दो, V1 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखो और V2 यहाँ पे 60 सेंटीमीटर तुम रखो। तो इससे तुम P1 माइनस P2 निकालोगे तो वो कुछ आएगा 175 पास्कल। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोल रहा है P इक्वल टू, ये रो की तरह दिया है लेकिन ये रो नहीं है, ये प्रेशर है। प्रेशर इक्वल टू A वॉल्यूम की पावर -3। तो बल्क मॉडुलस पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन पार्ट में अगर हम आए तो बल्क मॉडुलस होता है हमारे पास माइनस dP ओवर dV बाई V। तो क्या करते हैं कि ये जो इक्वेशन दी हुई है P इक्वल टू A V की पावर -3, इसको लिख लिया मैंने PV की पावर 3 इक्वल टू A, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, चाहो तो P या V से, किसी से भी कर सकते हो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू P से करोगे तो एक P बाहर 1 V का क्यूब प्लस P V का ये कितना हो गया 3V स्क्वायर dV ऊपर इक्वल टू 0। इसको तुम सॉल्व करोगे और यहां से जब निकालोगे तो ये आएगा dP ओवर dV बाई V, ये आएगा माइनस ऑफ 3P, P मतलब प्रेशर। इससे ये जब सॉल्व करोगे उसकी बात, लेकिन हमसे तो बल्क मॉडुलस पूछा है, तो बल्क मॉडुलस होता है माइनस ऑफ ये वाली टर्म dP ओवर dV बाई V। तो dP ओवर dV बाई V इज माइनस 3P, तो ये माइनस 3P हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 3P। तो इससे इसका आंसर आ गया P। ये रो जैसा दिख रहा है इसको P कर लेना, ये प्रेशर है, करेक्ट कर लेना है ना। फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि ग्राफ बताओ टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। अब ये जो चीज है ये पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली ये इनडायरेक्टली पूछ रहा था, तो यानी पूछना चाह रहा है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बताओ एक SHM में। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं इसमें। तो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है, और यहाँ v होता है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म आ रही है वो आ रही है हाफ m
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहां से तुम जब ग्राफ बनाओगे इसका काइनेटिक एनर्जी का, तो देखोगे कि ए पर, वैसे भी तुम जानते हो कि अगर एक्सट्रीम एंड्स पे काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो अगर एक्सट्रीम एंड पे काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जीरो हो रही है, यानी प्लस ए माइनस ए पे जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, वो ऑप्शन थर्ड आ रहा है। और इसके हिसाब से भी देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड वाला। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। अच्छा, पावर सब में देखो आई करंट जा रही है, इसमें यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रखा है, यहाँ पे एक आई करंट जा रही है, यहाँ पे एक आई करंट जा रही है, तो सब में आई करंट जा रही है। तो बताना है कि भाई कौन सा इंक्रीजिंग पावर होगा। तो तुम्हें पता है, अगर सॉल्यूशन के पार्ट पे आते हैं तो पावर जो होता है वो होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर। आई सब में सेम है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा आर होगा उसमें सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट होगी। तो इसकी जैसे आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ये हो गया आर प्लस आर बाई टू, यानी ये हो गया 3r/2 इसकी आर इक्विवेलेंट। तो पावर जो है वो आर पे डिपेंड कर रही है क्योंकि आई सब में सेम है। इसके देखोगे तो ये आएगा 2r इंटू आर डिवाइड बाई ये 2r/3, ये हो जाएगा। इसमें तुम देखोगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया r/3। इसमें देखोगे तो ये हो गया 3r। यानी इन सब में जो सबसे ज्यादा पावर है वो फोर्थ वाले में है क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसकी है, तो नंबर 1 पे आएगा फोर्थ। उसके बाद देखो ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद हो गया थर्ड, उसके बाद हो गया सेकंड और फिर हो गया थर्ड, यानी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये भी बहुत सिंपल सा था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज टाइम डिपेंडेंट। अच्छा, टाइम डिपेंडेंट, देखो ये 4 मैक्सवेल की इक्वेशन दे रखी है और तुमसे पूछ रहा है कि कौन सी टाइम डिपेंडेंट होगी। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर 4 की बात करें, तो देखो ये है B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब ये इसमें क्या होता है कि अगर टाइम वेरिंग कोई चीज होती है, अगर हमारे पास देखते हैं कि टाइम वेरिंग करंट होती है, तो इसमें हम इसको बोलते हैं कि कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट और ऐड हो जाती है, यानी कि जहां पे कुछ समय के टाइम के साथ कुछ चेंज हो रहा है, वहां पे ये जो टर्म है वो आई एनक्लोज वाली IC प्लस ID बन जाती है। यानी कि ये फोर्थ वाली टर्म जो है ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 16:9, कोई 2 पार्टिकल होंगे और लीनियर मोमेंटम उन दोनों का सेम है, तो मास का रेशियो बताओ। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है p²/2m। तो मान लो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 का रेशियो देखेंगे तो p तो दोनों में सेम है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 भी सेम है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सिर्फ इनवर्सली डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी उनके मासेस पे। तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, यानी ke1/ke2 इज m2/m1। तो ke1/k2 ये जो हो गया हमारे पास हो गया 16:9, तो m2/m1, लेकिन पूछा है m1/m2, है ना, तो m1/m2 हो गया 9:16, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। फिर देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है कि मास ऑफ द प्लेनेट, अच्छा ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जा रहा है कि मास ऑफ द प्लेनेट इज 9 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी बताओ उस प्लेनेट में, उस प्लेनेट की क्या होगी। अगर हम वहां से कोई पत्थर को फेंके तो उस प्लेनेट से अगर पत्थर को फेंके तो क्या एस्केप वेलोसिटी उसकी होगी। तो भाई देखो क्या है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी ये है, लेकिन ये आती कैसे है, हम अगर एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं वो सिंपली ऐसा होता है g मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई प्लेनेट है तो मान लेते हैं VP, इसको लिख देते हैं, और g उस प्लेनेट का मास कितना है, 9 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3/2 टाइम्स ऑफ, अच्छा इसमें 2 वाला टर्म और लगाओ क्योंकि इसके वेलोसिटी में 2 वाला टर्म और आता है, है ना, तो ये हो गया 2gme/re। तो यहां से देखोगे ये होगा 3/2, और ये वाली जो टर्म है ये तुमको ऑलरेडी दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी उस प्लेनेट से एस्केप वेलोसिटी, इसको सॉल्व कर लो, वो आएगी 16.8 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है। ठीक है, इलास्टिसिटी विस्कोसिटी से है कि किसी अगर वायर की लेंथ 50 मीटर है, उसका एलोंगेशन 10 मिलीमीटर है, 50 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर और यंग्स मॉडुलस उसका इतना है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये भी। तो देखो हम ये जानते हैं
कि पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो यहां पे ये होगा हाफ इनटू स्ट्रेस को तुम लिख सकते हो गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन ही दे रखा है यहाँ पे। तो हाफ यंग्स मॉडुलस तुम जानते हो, क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁻11 ऐसा यूनिट में है, मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन कितना है 10/50 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4 × 10⁹ जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, बोल रहा है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। इसका तो तुम्हें पता है कि रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n²/z के। n इसमें क्या होता है, वो ऑर्बिट का नंबर, और z क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर, तो एटॉमिक है ना, एटॉमिक नंबर। तो हम इसको देख सकते हैं कि भाई अगर इसकी बात करें हम हीलियम की, तो रेशियो ऑफ हीलियम इज टू रेशियो ऑफ बेरिलियम, ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लस और ये है 3+। ठीक है, तो ये कितना हो गया n। पहले हाइड्रोजन की बात, इसकी बात कर लेते हैं हीलियम की। तो हीलियम के जो n है वो सेकंड है, यानी 2² मल्टीप्लाई बाय। बेरिलियम की बात कर लेते हैं, तो बेरिलियम की फोर्थ स्टेट बोल रहा है, यानी फोर्थ का होल स्क्वायर, उसका एटॉमिक नंबर 4। इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कटा, 4 से 4, ये हो गया 1:2। तो इसका आंसर क्या आ गया 1:2।